हेलो मेरे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के क्लास 12 हिंदी की तैयारी। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। और अगर आपका भी टारगेट है कि 2026 में हमें 12th हिंदी में 100 में 95 प्लस लेकर आना है, तो आज का ये वीडियो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि ये हिंदी का एक मैराथन क्लास होगा। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। 100 में आपका कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो 2026 में हिंदी का पेपर देने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि ये क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हिंदी का एक मैराथन क्लास होगा और 2026 में हमारी 95% प्लस की गारंटी है, क्योंकि हम तैयारी ऐसी करवाएंगे ना जो आपको कोई नहीं करवा पाएगा। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। पूरा हिंदी आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम जो हमारे हिंदी का खंड खा होता है ना, खंड खा का मतलब देखो, खंड का को मैं एक वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर वीडियो देख लेना भैया। आप लोग सर्च करना यूट्यूब पे क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको खंड का पूरा वीडियो मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे खंड खा को। अब चूंकि बच्चों खंड खा जो है ये पूरे 50 नंबर का आता है, तो आज हम पूरे 50 नंबर के क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। 13 टॉपिक हैं आपके खंड खा में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत के एक गद्यांश को, 7 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर जी संस्कृत का गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हिंदी मीनिंग लिखते हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा। और अगर ऐसे कॉपी में लिखोगे ना, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। फिर हम पढ़ेंगे संस्कृत पद्यांश को, 7 नंबर का। मुहावरे एवं लोकोक्तियों को हम पढ़ेंगे 2 नंबर। फिर आपठित गद्यांश को पढ़ेंगे 5 नंबर, ठीक है। फिर शब्द युग्म 2 नंबर, शब्द अनेकार्थी शब्द 2 नंबर, ठीक है। मतलब टोटल 13 टॉपिक हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 2 नंबर, वाक्य संशोधन 2 नंबर, रस छंद अलंकार को भी हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। एक पत्र लिखना भी सीखेंगे और एक सबसे इंपॉर्टेंट निबंध को भी पढ़ेंगे। पत्र लेखन 6 नंबर का आता है, निबंध 9 नंबर का। मतलब इन सभी टॉपिक का आज के इस वीडियो में हम खात्मा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी 1 मिलियन फैमिली बहुत जल्द पूरी हो जाए और मैं आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आऊं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखो खंड खा की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे खंड खा में संस्कृत का गद्यांश आता है 7 नंबर का। तो सबसे पहले हम संस्कृत के एक गद्यांश को पढ़ने वाले हैं। इसमें होता क्या है देखो ध्यान से, आपको संस्कृत का ये गद्यांश दे दिया गया यहां से यहां तक, ठीक है। आपको करना क्या होगा, देखो ये आपका गद्यांश है, पूरा गद्यांश यहां तक आपको दिया जाएगा, ठीक है। आपको कहा जाएगा इसका संदर्भ लिखिए, मतलब ये किस पाठ से लिया गया है और इसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हम आपको बताएंगे कैसे लिखना है, सब कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, इसका हिंदी मीनिंग निकाल लेते हैं, ठीक है। हिंदी मीनिंग अगर हम निकाल लेंगे भैया तो सब कुछ आसान हो जाएगा और बहुत आसानी से आपको 7 नंबर मिल जाएगा। तो देखो पढ़ो इसको और पहचानो ये किस चैप्टर का गद्यांश है। देखो, पंचशील मिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांत, मतलब पंचशील जो है ये शिष्टाचार के विषय का सिद्धांत है। मतलब पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। अब आप लोगों को पता चल चुका होगा ये किस चैप्टर का गद्यांश है। ये है हमारे पंचशील सिद्धांत चैप्टर का गद्यांश। आपके जो गद्यांश आते हैं ना, मैं 4 चैप्टर बता देता हूं, इन 4 चैप्टर को पढ़ लेना, इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। देखो सबसे पहला चैप्टर है पंचशील सिद्धांता, संस्कृत भाषा या महत्वम, महामना मालविया और एक और चैप्टर है जातक कथा। बस ये 4 चैप्टर पढ़ लो, 7 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। मैं स्टॉम्प पेपर पर ऐसे लिख कर दे दूंगा, ठीक है। आगे देखो, महात्मा गौतम बुद्धा, मतलब महात्मा गौतम बुद्ध, एतान पंचाबी, उन्होंने इन्हीं 5 सिद्धांतों को पंचशील मिति, पंचशील
नामना नाम से स्वाशिष्यान अपने शिष्यों को शास्त्रीयस्म उपदेश दिया था। मतलब महात्मा गौतम बुद्ध जी ने इन 5 सिद्धांतों को पंचशील नाम से अपने शिष्यों को उपदेश दिया था। यही जो 5 सिद्धांत है ना, इसको महात्मा गौतम बुद्ध जी ने पंचशील सिद्धांत के नाम से अपने शिष्यों को उन्होंने उपदेश दिया था। आगे देखो, एत एवायम शब्द, और यही शब्द आधुनिक समय में तथैव स्वीकृता स्वीकृत हैं, और यही शब्द आज भी स्वीकृत हैं। आगे देखो, इमे सिद्धांता, ये सिद्धांत कर्मेण एवं संति, क्रमशः इस प्रकार हैं। जैसे अहिंसा, अहिंसा पहला सिद्धांत है अहिंसा। दूसरा सत्यम, मतलब सत्य बोलना, मतलब अहिंसा ना करना, सत्य बोलना। और अस्तेयम, चोरी ना करना। अप्रमाद, प्रमाद ना करना। और ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का पालन करना, इति आदि। ठीक है, तो जो हमारा पंचशील सिद्धांत है ना, पंचशील जो सिद्धांत है वो क्रमशः इस प्रकार है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य यानी कि सत्य बोलना, तीसरा अस्तेयम चोरी न करना, चौथा अप्रमाद प्रमाद न करना, पांचवा ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य का पालन करना। आगे देखो, बौद्ध युगे, बौद्ध युग में इमे सिद्धांता, ये सिद्धांत वैयक्त जीवनस, व्यक्ति के जीवन के अभ्युत्थानाय उन्नति के लिए प्रयुक्त आसन थे। मतलब बौद्ध युग में ना ये सिद्धांत व्यक्ति के जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त थे। जो बौद्ध युग था उसमें इन सिद्धांतों का उपयोग ना मनुष्य के जीवन की उन्नति के लिए किया जाता था। लेकिन इमे परमज्ञ इमे सिद्धांता, लेकिन ये सिद्धांत आज राष्ट्राराम, राष्ट्रों की परस्पर मैत्री के लिए, सहयोग कारणान और सहयोग के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए, विश्व शांतेश्च और विश्व की शांति के लिए साधनान शांति साधन है। लेकिन आधुनिक युग में ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मैत्री और सहयोग, विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन हैं। ठीक है, आगे देखो बच्चों, राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदया, श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय जी के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश से सह भारत की, ठीक है, मैत्री जो हुई थी पंचशील सिद्धांत के अधिकृत आधार पे एवं बहुत हुई थी। मतलब महोदय जो हमारे प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में चीन देश से जो हमारी मैत्री हुई थी ना, वो इसी पंचशील सिद्धांत के आधार पर हुई थी। हमारे भारत और चीन में जो मैत्री हुई थी, जो समझौता हुआ था, वो पंचशील सिद्धांत के आधार पर ही हुई थी। क्यों? क्योंकि यतो ही उभावप, ये दोनों देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते थे, क्योंकि ये दोनों ही देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते थे। जैसे हमारे भारत में भी बहुत सारे लोग बौद्ध को मानते हैं और चाइना के लोग तो ज्यादातर बुद्ध को ही मानते हैं। आगे देखो, आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांत ने नवीन राजनैतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। और आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांत ने नवीन राजनैतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। यह गद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, 3 बार एग्जाम में आ चुका है, इस बार चौथा बार होगा, लिख कर ले लो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, जब भी इसको सॉल्व करो ना, प्रश्नोत्तर संख्या डाल दो और ऐसे लिख दो, पंचशील मिति ही ... करके आप लिख दो ग्रहीतवंता। यह लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पेपर में 2 गद्यांश रहेंगे, करना एक ही होगा। अब आपने कौन सा किया है कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे। देखो, सबसे पहले आप लोग संदर्भ लिखिएगा, शायद यहां पे लिखा नहीं है, तो आप लोगों को संदर्भ सबसे पहले लिख देना है। ठीक है, मैं बता दूं लिखकर, चलो मैं लिखकर यहां पे समझा देता हूं। जब भी इसको सॉल्व करो ना, तो सबसे पहले एक काम करो, देखो आपको क्या करना है, पंचशील मिति ऐसे लिख देना है। देखो, पंचशील मिति, ठीक है, ऐसे लिख देना, प्रश्नोत्तर संख्या ऊपर डाल के, फिर ... ऐसे ऐसे करके ना आपको लास्ट वर्ड लिख देना है। देखो, गृहीतवंता, ठीक है, ये लिखना बच्चों बहुत जरूरी है, ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा आपने कौन सा किया है? यही लिखोगे तो पता चल जाएगा। अब एक हेडिंग डालना बहुत प्यारा सा, संदर्भ, एक हेडिंग डाल देना, संदर्भ। ठीक है,
देखो 2 नंबर आपको संदर्भ का मिलेगा और 5 नंबर हिंदी अनुवाद का मिलेगा। तो हम संदर्भ का 2 नंबर पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, ठीक है। अब ऐसे ब्लैक पेन से लिख देना संस्कृत भाग। देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, ठीक है, में संकलित। अब आपको लिख देना है बच्चों, यहां पे लिख देना है चैप्टर का नाम। देखो चैप्टर का नाम है पंचशील सिद्धांता, ठीक है, पंचशील सिद्धांता, ठीक है। नामक पाठ से अवतरित है, नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है, अवतरित है। बस बच्चों इतना लिखना है संदर्भ में। देखो आपको जब भी इसको सॉल्व करो ना, पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालो, फिर आपको ऐसे लिख देना है ताकि मैंने यही गद्यांश किया है, फिर संदर्भ लिखो। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से अवतरित है। ये संस्कृत भाग को ब्लैक कर देना, पंचशील सिद्धांता को ब्लैक कर देना, बाकी ब्लू से लिख देना, संदर्भ हेडिंग ब्लैक से लिख देना, ठीक है। ऐसे अगर लिख दोगे, एग्जामिनर जो कॉपी जो चेक करेगा ना, वो खुश होकर ऐसे दे देगा, बेटा ले 2 नंबर, इस पे तेरा ही हक है, ठीक है। हो गया, तो ये हो गया संदर्भ। अब हिंदी अनुवाद लिखना है जो मैंने आपको बताया था, इसको नोट कर लो। अगर मान लो संस्कृत भाषा या महत्तम चैप्टर का गद्यांश आ जाता है तो यहां पे चैप्टर का नाम चेंज कर देना, बाकी सेम संदर्भ रहेगा। अगर किसी और चैप्टर का आता है भाई, चैप्टर का नाम चेंज कर देना। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब अनुवाद हेडिंग डालेंगे और इसको लिखेंगे। देखो अनुवाद, वही चीज जो मैंने अभी बताया वही मैं लिख दूंगा। देखो ध्यान से समझो, पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध ने इन 5 सिद्धांतों का पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को उपदेश दिया था, इसलिए यह शब्द अभी भी वैसा ही स्वीकृत है। ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार हैं, जैसे अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा अस्तेय यानी कि चोरी ना करना, चौथा है अप्रमादा यानी कि प्रमाद ना करना, तथा 5वां है ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त थे, किंतु आजकल ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मैत्री एवं सहयोग के आधार तथा विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मैत्री पंचशील सिद्धांत के आधार पर हुई थी। चलो इसको नोट करो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भैया, नोट कर लो चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इन सबका नोट्स भी देता हूं अपने शुभम लेक्चरर ऐप पे, तो प्ले स्टोर पे जाओ, शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे हमारा नंबर भी मिलेगा, कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे, आधुनिक विश्व में पंचशील सिद्धांतों ने नया राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। बस ऐसे अगर लिख दोगे 5 नंबर, इसका भी आपको एग्जामिनर ऐसे देगा और टोटल ऐसे करके ऐसे देगा, ले बेटा इस पे तेरा ही हक है, ऐसे आपको 7 में 7 नंबर वो दे देगा। चलो भैया गद्यांश हो गया। अरे भैया हमें 13 टॉपिक पढ़ने हैं। कुछ बच्चे होंगे उनको नींद आ रही होगी, यार अभी गिर जाएंगे। भैया सोना है, अगर आप सो गए ना तो आपकी किस्मत भी सो जाएगी। कुछ बड़ा करना है तो जाग कर करो भाई, हम कुछ बड़ा करने आए हैं। इस बार हम टॉपर बनेंगे, मेहनत कितना भी करना पड़े, ठीक है। ये प्रण ले लो, ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। और ये 12th जो है ना आपका आखिरी बोर्ड एग्जाम है, इसके बाद बोर्ड एग्जाम आपको नहीं देना है, फिर कंपिटिटिव एग्जाम ही देना है। चलो महत्वपूर्ण पद्यांश पे आ जाते हैं बच्चों। ये देखो महत्वपूर्ण पद्यांश भी 7 नंबर का आता है और ये 100% फिक्स टॉपिक होता है, आपके संस्कृत का 100% फिक्स टॉपिक। मैं जो बता रहा हूं शब्दों पर ध्यान दो। आपके संस्कृत में एक चैप्टर है सुभाषित रत्नानी, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ संस्कृत के पद्यांश ही हैं, बस वही चैप्टर पूरा पढ़ लो, 7 नंबर कंप्लीट। फिर भी अगर डाउट है ना तो 1-2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें एक श्लोक है, उसको पढ़ लो, एकदम पक्का है भैया 7
नंबर। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करोगे कि सर जी पूरे सुभाषित रत्नानी चैप्टर के श्लोक बता दो तो मैं लेकर आ जाऊंगा, टेंशन मत लेना। देखो इसको पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्ण्यते घटा सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। मतलब कहा जा रहा है जल बिंदु निपातेन, मतलब जल बिंदु, जल की छोटी छोटी बूंद गिरने से क्रमशः पूर्ण्यते घटा, पूरा घड़ा भर जाता है। मतलब जल की छोटी छोटी बूंद गिरने से, जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। सा हेतु, और यही हेतु है सर्व विद्या नाम, और यही विद्या धर्म से, धर्म और धन में भी, धन का भी यही हेतु है। मतलब धीरे धीरे आप विद्या इकट्ठा करेंगे थोड़ा थोड़ा ना, तो एक दिन आप ज्ञानी हो जाएंगे, आपके पास बहुत सारी विद्या हो जाएगी। और अगर आप थोड़ा थोड़ा धर्म का पालन करेंगे, एक दिन आप धर्मात्मा बन जाएंगे। और अगर धन को थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करेंगे ना, एक दिन आपके पास बहुत सारा धन होगा। मतलब कहा जा रहा है जैसे एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है ना, वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके विद्या, धर्म और धन का भी यही हेतु है। इसको थोड़ा थोड़ा अर्जित करने से धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब देखो जब इसको सॉल्व करना, सेम प्रोसेस, ऐसे लिख देना जल बिंदु डॉट 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 करके धनश्च च। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया है। अब देखो यहां पे संदर्भ लिखेंगे सबसे पहले, यहां पे भी संदर्भ के आपके 2 नंबर मिलेंगे और अनुवाद के 5 नंबर। ठीक है, तो देखो संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। भैया इसको आप ब्लैक पेन से लिख देना, और चैप्टर का नाम जो है ना इसको भी ब्लैक पेन से लिख देना। ये 2 नंबर एग्जामिनर ऐसे लिख देगा आपके लिए। ठीक है, मतलब प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। हो गया 2 नंबर, और सुभाषित रत्नानी का ही पद्यांश है। अनुवाद देख लो, जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। समस्त विद्याओं, धर्म और धन को संग्रह करने का भी यही हेतु है। अर्थात निरंतर उद्योग करते रहने से ही धीरे धीरे ये तीनों वस्तुएं संग्रहित होती हैं। अब आप सोचें भैया कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप सोचें कि मैं डायरेक्टली करोड़पति हो जाऊं, तो ऐसा संभव नहीं है। धीरे धीरे 1-1 लाख, 10-10 हजार, 20-20 हजार करके ना धीरे धीरे आप कमाएंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एक दिन आप करोड़पति हो जाएंगे। तो धीरे धीरे करने से सब होता है। तुरंत कोई अंबानी नहीं बना। अंबानी जी के भी जो पिताजी है ना, मुकेश अंबानी के धीरू भाई अंबानी जी, वो भी पेट्रोल पंप पर काम करते थे। उन्होंने ठान लिया कि मुझे कुछ बड़ा करना है। आज उन्होंने रिलायंस का एक बहुत बड़ा खड़ा कर दिया कंपनी। ठीक है, तो आप भी कुछ बड़ा कर सकते हो, लेकिन अगर आप सोचो मैं तुरंत बड़ा हो जाऊं, ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो ये हो गया। अब चलो हिंदी व्याकरण वाले सेक्शन पे चलते हैं। सबसे पहले मुहावरे एवं लोकोक्तियां आएंगी 2 नंबर के। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें होगा कुछ नहीं, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना होगा। जैसे देखो घी के दिए जलाना, इसका अर्थ होता है बच्चों खुशियां मनाना। ये पीला वाला जो है ना, यही इतना क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ये अर्थ आपको लिखना है, वाक्य प्रयोग आपको करना है। तो घी के दिए जलाना मतलब खुशियां मनाना। वाक्य प्रयोग देखो कैसे करोगे। भ्रष्ट अधिकारी का तबादला होने पर, ठीक है, होने पर सभी कर्मचारी ने घी के दिए जलाए। देखो थोड़ा सही कर लेना, वाक्य प्रयोग ऐसे होगा, देखो ध्यान से। भ्रष्ट अधिकारी का तबादला होने पर सभी कर्मचारियों ने घी के दिए जलाए। यहां पे दिए कर देना बीच में, ठीक है, घी के दिए जलाए। तो घी के दिए जलाना जो है ये आपके वाक्य में आ चुका है। वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही होगा, बस ऐसे लिख देना। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरा वाला देख लो। दूसरा, आम के आम गुठलियों के दाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। आम के आम गुठलियों के दाम मतलब दोहरा लाभ प्राप्त करना। वाक्य प्रयोग देखो बच्चों, जैसे देखो, सोहन ने चावल तो पहले ही अच्छे दामों पर बेच दिए थे, अब धान की भूसियों को बेचकर भी पैसे बना रहा है। इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। ये लोकोक्ति है। देखो सोहन भैया हैं, उन्होंने चावल तो पहले ही अच्छे दामों पर बेच दिए थे, लेकिन अब जो चावल से निकलने वाली भूसियां होती
होती है ना, उसको भी बेचकर अच्छे पैसे कमा रहा है। इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब चावल भी बिक गया, भूसी भी बिक गई, पैसा ही पैसा होगा। ठीक है, चलो भैया ये भी हो गया। 2 नंबर का आता है। 5 नंबर का आता है बच्चों अपठित गद्यांश। इसको समझ लेते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको यहां से लेकर यहां तक आपको ये गद्यांश को पढ़ना है। देखते हैं आगे तो नहीं है, हाँ देख लें आगे, हाँ यहां तक पढ़ना है। ठीक है, इस गद्यांश को पढ़ना है। उसके बाद इस गद्यांश के नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे। देखो आपके सामने है का खा गा करके, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दो। जैसे इसके लिए 1 नंबर मिल गया, इसके लिए 2 नंबर मिल गया, इसके लिए भी 2 नंबर मिल गया, टोटल 5 नंबर आपको मिलेंगे। अब आप कहेंगे सर जी इन गद्यांश का आंसर कहां मिलेगा? तो इन गद्यांश का आंसर जो है ना, इन क्वेश्चन का आंसर जो है इसी गद्यांश में आपको मिल जाएगा। ये जो गद्यांश आपके सामने है ना, इसी में मिल जाएगा। लेकिन इसको पहले पढ़ो आप लोग। चलो पढ़ते हैं। देखो आजकल दूरदर्शन पर आने वाले धारावाहिक देखने का प्रचलन बढ़ गया है। बाल्यावस्था में यह शौक अच्छा नहीं है। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों का स्तर बहुत घटिया होता है। उनमें अश्लीलता, अनास्था, फैशन तथा नैतिक बुराइयां ही अधिक देखने को मिलती है। जो सभी लोग भैया धारावाहिक देखते हैं ना, सीरियल देखते हैं, इन सब में बच्चों को दूर रखो भाई। बच्चे जो है ना बुरी चीजों को जल्दी ग्रहण करते हैं, बुरी चीजों को ज्यादा वो अप्लाई करते हैं, अच्छी चीजों को ज्यादा ग्रहण नहीं करते। तो ये ध्यान रखना, आजकल फैशन, अनास्था यही सब उसमें देखने को मिलता है। अभी बालक मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते, इस उम्र में भी वे देखेंगे तो उसका प्रभाव निश्चित ही उनके दिमाग पर अंकित हो जाएगा। बुरी आदतों को वे शीघ्र ही अपना लेंगे। समाज शास्त्रियों के एक वर्ग का मानना है, क्या मानना है देखो आगे, मानना है कि समाज में चारों ओर फैली बुराइयों का एक बड़ा कारण दूरदर्शन तथा चलचित्र ही है। देखो फोन अगर आपके पास है ना, फोन में बहुत सारी चीजें हैं। कुछ बच्चे पढ़ने वाले हैं जो उससे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अलग अलग चीजें देख रहे हैं। तो उसमें सारी चीजें हैं, आपको किसमें इंटरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग आप देखते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे जो अच्छे नहीं होते या फिर जो भटके हुए हैं बाल्यावस्था में, उनको किशोरावस्था में उनको प्रॉब्लम हो सकती है। सब इस बात से भली भांति परिचित हैं। इतना सब ज्ञान होने के बाद भी यदि वे इसी राह पर आगे बढ़ते रहे तो उनसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। बिना समय की पाबंदी के घंटों दूरदर्शन के साथ चिपके रहना बिल्कुल गलत है। इससे मानसिक विकास रुक जाता है, दृष्टि में कमजोरी आ सकती है और तनाव बढ़ सकता है। अब क्वेश्चन देखो क्या है, दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों में क्या अधिक देखने को मिलता है? अरे भैया अभी पहले ही लाइन में इसका आंसर था। ये देखो भैया, ये देखो दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों का स्तर बहुत ही घटिया होता है। उनमें अश्लीलता, अनास्था, फैशन तथा नैतिक बुराइयां ही अधिक देखने को मिलती है। मतलब आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों में अश्लीलता, अनास्था, फैशन तथा नैतिक बुराइयां ज्यादा देखने को मिलती हैं। बस हो गया, 1 नंबर कंप्लीट। हो सकता है ये 2 नंबर का भी आ जाए भाई। ठीक है, 5 में से एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तीनों में से एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, बाकी दोनों 2 नंबर के। दूरदर्शन का दुष्प्रभाव बच्चों पर अधिक क्यों पड़ता है? मतलब दूरदर्शन का दुष्प्रभाव बच्चों पर अधिक क्यों पड़ता है? क्योंकि दूरदर्शन जो है ना, अगर बच्चे पा जाएं तो उसको बहुत देर तक देखते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वो सोचते हैं कि पूरा मूवी खत्म हो जाएगा तभी हम जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए उन पर ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो दूरदर्शन को बहुत ज्यादा देखते हैं। ठीक है, देखो सब कुछ यहां पे लिखा होगा शायद, हाँ लिखा है, समझो। देखो क्या है, अभी बालक मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते, इस उम्र में भी वे देखेंगे तो उसका प्रभाव निश्चित ही उनके दिमाग पर अंकित हो जाएगा। मतलब दूरदर्शन का प्रभाव बच्चों पर कैसे पड़ता है? मतलब आपका जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ना, देखो क्या है, ध्यान से समझो। देखो दूरदर्शन का दुष्प्रभाव बच्चों पर अधिक क्यों पड़ता है? क्योंकि बच्चे जो है दूरदर्शन में घंटों तक चिपके रहते हैं, वो ज्यादा देर तक देखते हैं। तीसरा, दूरदर्शन के व्यसन से क्यों बचना चाहिए? दूरदर्शन के आदत से क्यों बचना चाहिए? क्योंकि दूरदर्शन से जो है ना मानसिक प्रॉब्लम आपको हो सकती है अगर आप दूरदर्शन ज्यादा देखते हैं। देखो सब कुछ इसमें दिया गया है, बस थोड़ा अलग तरीके से दिया है।
देखो ये देखो क्या लिखा है, दूरदर्शन के व्यसन से क्यों बचना चाहिए? क्योंकि दूरदर्शन से मानसिक विकास रुक जाता है और दृष्टि में कमजोरी आ सकती है और तनाव बढ़ सकता है। इसीलिए हमें दूरदर्शन से बचना चाहिए, उसकी आदतों से बचना चाहिए। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन का आंसर जब लिखेंगे ना तो आपको करना क्या है, वही सेम प्रोसेस जैसे आपने गद्यांश में किया था। बहुत सिंपल सा है, देखो ध्यान से, ये देखो ऐसे लिख देना, आजकल दूरदर्शन डॉट 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 करके इसका लास्ट वर्ड सकता है। अब का वाला क्वेश्चन आपका था कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों में क्या अधिक देखने को मिलता है? तो देखो दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों में अश्लीलता, अनास्था, फैशन तथा नैतिक बुराइयां अधिक देखने को मिलती हैं। बच्चों 1 नंबर आपका कंप्लीट। ठीक है, चलो दूसरा वाला देख लो, दूरदर्शन का दुष्प्रभाव बच्चों पर अधिक क्यों पड़ता है? तो देखो दूरदर्शन का प्रभाव बच्चों पर अधिक इसलिए पड़ता है क्योंकि बच्चे अधिक देर तक दूरदर्शन देखते हैं, मतलब वो ज्यादा देर तक, घंटों तक दूरदर्शन में चिपके रहते हैं, जिससे उन पर ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है, साइड इफेक्ट ज्यादा होता है। गा वाला क्वेश्चन देख लो बच्चों, बढ़ते चलो आगे। गा, दूरदर्शन के व्यसन से क्यों बचना चाहिए? दूरदर्शन के आदत से क्यों बचना चाहिए? वैसे अब टीवी का जमाना जा रहा है क्योंकि हर बच्चे के हाथ में फोन आ रहा है, फोन भी बहुत खतरनाक है भाई, लेकिन क्या किया जाए। दूरदर्शन के व्यसन से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि ये हमारी मानसिकता को प्रभावित करता है, इससे कमजोरी आ सकती है दृष्टि में। तो 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट। तो ऐसे 5 में 5 एग्जामिनर देगा अगर ऐसे लिखकर आओगे तो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया बच्चों, चलो आगे बढ़े, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला टॉपिक हमारा है शब्द युग्म। शब्द युग्म का मतलब होता है ना 2 शब्दों का जोड़ा। जैसे देखो आपका है अनल, अनिल, इसका सही अर्थ क्या होगा? जो पहले उसका अर्थ पहले, जो बाद में उसका अर्थ बाद में। तो देखो फर्स्ट है पृथ्वी और आकाश, सेकंड है अग्नि और वायु, थर्ड है जल और वायु, फोर्थ है पानी और आग। तो इसका राइट आंसर होगा अग्नि और वायु। देखो अनल का मतलब होता है अग्नि, अनिल का मतलब होता है वायु, तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। दूसरा देखो सुत, सूत का सही अर्थ क्या होगा? पुत्र और पिता, पुत्र और सारथी, पुत्र और माता, पुत्र और पत्नी। भैया ये सही होगा। देखो सुत का मतलब होता है पुत्र, सूत का मतलब होता है सारथी, तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पुत्र और सारथी। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आगे बढ़ो बच्चों, बढ़ते चलो। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। अनेकार्थी शब्द क्या होता है भैया? पहले हम छोटे छोटे थे ना तब पर्यायवाची शब्द पढ़ते थे, उसी को अनेकार्थी शब्द कहते हैं, मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे देखो कपि, कपि, ऐसे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है, किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, कपि आपको दे दिया गया तो ऐसे लिख देना। बंदर, हाथी, सूर्य, इसको तीनों नाम से हम पुकारते हैं। गुड़, गुड़ को हम विशेषता, स्वभाव, रस्सी, कौशल ये सब कहते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैं बहुत सारी चीजें आगे आगे बताने वाला हूं, टेंशन फ्री रहना, बस आप लोग साथ बने रहें। साथ आपका हमें बहुत मोटिवेट करता है कुछ आगे बड़ा करने के लिए। चलो भैया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर आ जाओ, 2 नंबर का ये भी आता है। जैसे देखो फर्स्ट, जिसका कोई अंत ना हो उसको क्या कहेंगे? जिसका कोई अंत ही ना हो, असीम, अनंत, परम या विस्तृत। भैया अनंत, जिसका कोई अंत ही नहीं होगा ना वो अनंत होगा। दूसरा, बहुत कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? वाचाल, अमितभाषी, मितभाषी या बहुभाषी। तो इसका राइट आंसर होगा हाँ बहुत कम बोलने वाला, इसको क्या कहेंगे भाई? मुझे लग रहा है मितभाषी होगा। आप लोग कमेंट करके बताना, जो आपको सही लग रहा है वो आप लोग कमेंट करके हमें बता देना। चलो भैया मुझे तो तीसरा ही सही लग रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, वाक्य संशोधन। अब इसमें क्या होगा? जैसे वाक्य आपको ये वाला दिया गया, इसमें गलती है, ये मैंने सही करके लिख दिया, इसमें भी गलती है, ये मैंने सही करके लिख दिया। बस आपको वाक्य में गलतियां दी जाएंगी, उसको सही करके लिखना होगा। जैसे देखो फर्स्ट है गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या था, ये गलत है, इस तरह लिख लो, गौतम की पत्नी का नाम अहल्या था, ये सही है। दूसरा, 4 कानपुर के व्यक्ति बोले, नहीं, कानपुर के 4 व्यक्ति बोले, ये सही है। बस ऐसे गलत को सही करके लिख देना, नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़े बच्चों, चलो अगला टॉपिक देखते हैं, हमारा जो है उसको भी समझ लेते हैं भैया।
अब देखिए स्टूडेंट, अगला जो टॉपिक है भैया ना, अब हम आ चुके हैं रस छंद अलंकार पे। और मैं आपकी खुशखबरी बता दूं भैया कि रस छंद अलंकार तीनों को मैं एक ही वीडियो में पढ़ा चुका हूं। जितने भी रस हैं, जितने भी छंद हैं, जितने भी अलंकार हैं, सब एक वीडियो में। आप YouTube पे जाना, सर्च करना रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। चलो आज हम वीर रस को समझते हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार बोर्ड एग्जाम में आता है। तो परिभाषा और उदाहरण लिख रहे हैं बस। देखो, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। ऐसे हास्य रस का लिखना है तो ट्रिक है, ऐसे लिख दो, हास्य रस का स्थायी भाव हास है। जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। ऐसे करुण रस का भी स्थायी भाव शोक है, बाकी सेम प्रोसेस, ठीक है। उदाहरण देखो वीर रस का, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देखो मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं, कुछ बुक्स में डेफिनेशन अलग तरीके से भी हो सकता है, उसको भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, सारे बुक का सही होता है। उदाहरण भी अलग हो सकता है। तो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, हम स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो गया, वीर रस हो गया। अब छंद पे चलते हैं। छंद में मैंने सोरठा को लिया है। देखो, सोरठा अर्धसमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। बस ये हो गया सोरठा की परिभाषा। ये दोहा का उल्टा होता है बच्चों, दोहा में पहले तीसरे में 13-13, दूसरे चौथे में 11-11 होंगी। चलो उदाहरण देख लो भैया, ये देखो, मात्राएं गिनना भी मैं बता दूंगा। देखो, राम स्वरूप तुम्हार बयान अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नेत नित नित निगम कह। ये पहला चरण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा चरण है, ठीक है। तो पहले और तीसरे में 11-11, इसमें और इसमें 11-11, और दूसरे और चौथे में 13-13 होना चाहिए। चलो गिनते हैं भैया। देखो, रा पे आ का मात्रा है तो यहां पे 2 मात्राएं होंगी, मां अकेले हैं तो 1, 2 1 3 1 4 1 5, सॉरी यहां पे शायद 2 होगा, ठीक है। 2 1 3 1 4 और यहां पे होगा 2 6, रा पर बड़ाऊ का मात्रा है, 6 1 7 1 8 2 10 1 11 हो गया पहले चरण में। तीसरे में भी 11 होना चाहिए, तो 1 1 2 1 3 1 4 1 5 6 7 8 2 10 1 11, पहले और तीसरे में 11-11 हो चुकी हैं। दूसरे और चौथे में देख लो, देखो 1 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9 2 11 1 12 1 13, दूसरे में 13 हो गया, चौथे में भी 13 होना चाहिए। ना पर ए का मात्रा 2, ता पर छोटी का मात्रा 1, 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13। तो देखो पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं हो गई, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्रा होंगी, यही सोरठा है। अगर आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल याद है भाई, लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हो गया बच्चों। चलो अब अलंकार पे चलते हैं। इसमें मैंने एक एक बताया है आपको, रस एक, छंद एक, अलंकार एक। जो वीडियो में बता रहा हूं ना उसमें मैंने सारे बता दिए भैया, जाकर देख लो। देखो अलंकार में रूपक अलंकार हमने लिया है। देखो जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। मतलब जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाएगा ना वहां रूपक अलंकार होगा। जैसे देखो उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, उपमान होता है जिससे तुलना की जाए। उदाहरण देख लो इसका, रूपक अलंकार का उदाहरण, चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब हरि जी के चरण जो हैं वो कमल के समान है। तो किसकी तुलना किससे की जा रही है, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होगा। देखो चरण की तुलना की जा रही है, अब जिससे की जाए कमल से की जा रही है तो ये उपमान होगा। बस यही लिख दो भाई, स्पष्टीकरण लिख के आप लिख दो, उपमेय होगा चरण, उपमान होगा कमल, बस हो गया। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, बढ़ते चलो आगे। अब चलते हैं बच्चों पत्र लेखन पे। ये देखो पूरे 6 नंबर का आता है पत्र लेखन, और आज हम सबसे इंपॉर्टेंट पत्र को पढ़ेंगे। लिखने का तरीका अगर आपको पता है भाई, आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा, मैं मानता हूं बिल्कुल इजी है अगर आप लिखना जानते हैं तो। देखो आज हम लिखेंगे, किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। मतलब हमें भैया बिजनेस करना है, किसी बैंक के प्रबंधक से हमें लोन लेना है, उसके लिए आवेदन पत्र हम
लिखेंगे। तो देखो जब भी आप पत्र लिखो सबसे पहले लिखो सेवा में, ठीक है, हमने लिख दिया। फिर प्रबंधक, किसको आप पत्र लिख रहे हो? प्रबंधक जी को लिख रहे हैं तो प्रबंधक लिख दिया, ठीक है। किस बैंक के प्रबंधक हैं? पंजाब नेशनल बैंक के हैं। ये बैंक है कहां भैया? वो भी तो लिखना है। तो सिविल लाइंस फैजाबाद में ये बैंक है, ये लिखना बहुत जरूरी है। पहले सेवा में, फिर आप जिसको पत्र लिख रहे हैं प्रबंधक को लिख रहे हैं। किसके प्रबंधक है? किस बैंक के? पंजाब नेशनल बैंक। कहां है ये बैंक? सिविल लाइंस फैजाबाद। इतना आपको लिखना है। आपको एक ही पेज में पूरा लेटर लिखना है, हो सके तो, ठीक है, या 2 पेज यूज कर सके तो वो भी कर सकते हैं। विषय देख लो बच्चों, किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हो? बैंक में ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र हम लिख रहे हैं, ये हमारा विषय है, ठीक है। अब आप यहां नीचे से लिखना प्रारंभ करेंगे। क्या? ये जो मैंने लिखा है, देखो आपको क्या करना है, इसी के नीचे से लिखना शुरू कर देना। देखो लिखेंगे महोदय, फिर लिखेंगे सविनय निवेदन है कि वर्ष 2000 में, 2025-26 हम नहीं लिखेंगे, 2000 डॉट डॉट में अवध विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। मुझे ज्ञात हुआ कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवाकर मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद सहित दिनांक डालना मत, ऐसे लिख देना। भौदिये काखागा, अपना नाम मत लिखना, काखागा अयोध्या फैजाबाद का मैं हूं, तो ऐसे लिख देना, ठीक है। बस हो गया बच्चों। आपको करना क्या है, ट्रिक समझो सिर्फ। देखो सबसे पहले आप जब पत्र लिखो सेवा में, जिसको पत्र लिख रहे हो वो लिखो भैया पूरा। विषय लिख दो, किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हो। फिर महोदय लिखकर अपनी पूरी दुख कथा सुना दो, अपनी पूरी प्रॉब्लम यहां पे मैंने बता दिया। लास्ट में धन्यवाद सहित दिनांक भौदिये काखागा अयोध्या फैजाबाद। पूरे 6 के 6 नंबर ऐसे देगा कॉपी चेक करने वाला। ले बेटा, इस पे तेरा ही हक है, भर भर के नंबर मिलेगा भाई, फिर मेहनत करो। चलो अब चलते हैं अपने लास्ट वाले टॉपिक पे, ये है बच्चों निबंध। और आज हम निबंध लिखेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो कि है आधुनिक शिक्षा प्रणाली गुण और दोष। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के गुण और दोष, इस पर आज हम निबंध लिखेंगे। देखो बच्चों, जब भी आप कोई भी निबंध लिखो ना, मतलब जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, आज की जो शिक्षा प्रणाली है, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें उसके गुण क्या है, दोष क्या है, वो हम जानेंगे। तो जब भी लिखो पहले एक रूपरेखा लिखो। रूपरेखा में हम वो चीजें लिखते हैं ना, वो हेडिंग लिखते हैं जो हमें निबंध लिखते समय डालना है। जैसे फर्स्ट हेडिंग डालना है प्रस्तावना, दूसरा हेडिंग डालना है आधुनिक शिक्षा प्रणाली के गुण, तीसरा डालना है आधुनिक शिक्षा प्रणाली के दोष, चौथा डालना है आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सुधार, और पांचवा हेडिंग उपसंहार। मतलब पहला प्रस्तावना, लास्ट में उपसंहार जरूर होना चाहिए। चलो अब लिखते हैं भैया। सबसे पहले प्रस्तावना हम लिखेंगे, ऐसे हेडिंग डालेंगे। यही सारी हेडिंग एक एक करके हम डालेंगे और यहां पे लिखेंगे। देखो, शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए समाज एवं देश के हित के लिए इसके उद्देश्य का निर्धारण आवश्यक है। चूंकि समाज एवं देश में समय के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए शिक्षा के उद्देश्यों में भी समय के अनुसार परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए वैदिक काल में वेद मंत्रों की शिक्षा को पर्याप्त कहा जाता था, किंतु वर्तमान काल में मनुष्य के विकास के लिए व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। यद्यपि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में देश में व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति देखने को मिली है, किंतु ये अभी भी पर्याप्त नहीं है। हमें बिजनेस के क्षेत्र में भैया प्रगति होनी चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नौकरी तो मिल नहीं रही है, बेरोजगार युवक बहुत ज्यादा घूम रहे हैं। दूसरा, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के गुण क्या हैं? क्या गुण हैं जो हमारी आज की शिक्षा प्रणाली है उसके गुण? देखो, आधुनिक युग में शिक्षा प्रणाली छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए प्रचलित की जा रही है। आज इंटरनेट के माध्यम से शैक्षणिक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। छात्रों को विश्व के एक छोर से दूसरे छोर पर स्थित पुस्तकालय से जोड़कर किसी भी विषय का ज्ञान प्रदान करवाया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में परीक्षा प्रणाली के क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन एवं संशोधन किए गए हैं, जिसके द्वारा आज शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है।
परीक्षा प्रणाली को वार्षिक के स्थान पर सेमेस्टर प्रणाली में बदल गया है। भैया अब वार्षिक परीक्षा के जगह पर सेमेस्टर वाइज आपकी परीक्षा कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त आज छात्रों की योग्यता का मूल्यांकन उसकी स्मरण शक्ति की अपेक्षा पूरे वर्ष उनके द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों से आंका जाता है। साथ ही आधुनिक समय में अंक प्रणाली के स्थान पर ग्रेड प्रणाली को अपनाया जा रहा है। मतलब किस ग्रेड में आप हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, मतलब किस ग्रेड में, ए प्लस में, ठीक है। सरकार ने शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी छात्रों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान करके शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास किया है। देखो सरकार जो है ना वो चाहती है कि भैया शिक्षा फ्री हो, लेकिन कुछ प्राइवेट संस्था भाई पैसे लूट रहे हैं तो लूटने दो, मजे ले रहे हैं। तीसरा, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के दोष क्या हैं? देखो, स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक विस्तार होने के बावजूद भी आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अनेक त्रुटियां हैं। आधुनिक शिक्षा में संतुलन, विवेकशीलता, नैतिकता का स्थान समाप्त होता जा रहा है। आधुनिक शिक्षा के कारण शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है, जिससे बेरोजगारी आदि समस्याओं में वृद्धि हुई है। आधुनिक शिक्षा में डिग्री की प्रधानता, अनुशासनहीनता, अंग्रेजी भाषा का माध्यम, दिशाहीन परीक्षा प्रणाली, नैतिक शिक्षा का अभाव आदि होने के कारण इसमें ज्ञान और बुद्धि का अभाव पाया जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे देखो, यद्यपि आधुनिक, देखो ध्यान से भैया, खुल जा। देखो यद्यपि कहां गया, इधर चलते हैं, नहीं ये नहीं है भाई, ये है। ठीक है, देखो, यद्यपि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में नवीन प्रयोग किए जा रहे हैं, किंतु यह शिक्षा व्यवस्था उच्च वर्ग तक सीमित होती जा रही है। शिक्षा व्यवस्था ने आज ज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था ने छात्रों को भारतीय सभ्यता, संस्कृति, जीवन मूल्यों, नैतिकता, परंपराओं से दूर कर दिया है, जिसके फलस्वरूप छात्रों में असंतोष, प्रतिस्पर्धा, द्वेष भावना आदि की वृद्धि हो रही है, जो नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट लो। अगला देखो, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सुधार कैसे करोगे? देखो भैया, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए शिक्षा को रोजगार मुख बनाना होगा। पाठ्यक्रम को इस प्रकार तैयार करना होगा जो छात्रों के ज्ञान को बढ़ावा देने के साथ साथ व्यवसाय एवं रोजगार का चुनाव करने में भी सहायक हो। छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के ढांचे को तैयार किया जाना चाहिए। संपूर्ण देश में एक समान पाठ्यक्रम व शिक्षा प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए तथा सरकार को निजी स्कूल व निजी विश्वविद्यालयों की मनमानी को रोकनी चाहिए। जो लोग मनमानी फीस लेकर बच्चों की शिक्षा दे रहे हैं ना, उन पर रोक लगानी चाहिए। आगे देखो, 5वां उपसंहार हमारा हेडिंग रहेगा बच्चों, लास्ट हेडिंग, कैसे हम बच सकते हैं इससे। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के कुशल संचालन हेतु व शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु केंद्र व राज्य सरकार को अपनी मूल दर्शक मुद्रा को छोड़कर शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक सक्रिय पर्यवेक्षक की भूमिका निभाना आवश्यक है। अन्यथा आधुनिक शिक्षा निजी हाथों में कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों की तिजोरियों को भरने और देश के नवयुवकों को अंधकार में झोंकने का साधन बनकर रह जाएगी। शिक्षा प्रणाली में शिक्षक शिक्षार्थी के अनुपात को सुनिश्चित करने के लिए भी कड़े कदम उठाकर उसे उचित प्रकार से लागू किया जाना चाहिए। बस हो गया बच्चों, शायद आपका खत्म हो गया। तो यही था पूरा निबंध। ठीक है, तो पूरे 50 नंबर के टॉपिक हमारे यहां पर फिनिश हुए। मतलब 50 नंबर खंड खा का, 50 नंबर खंड का, पूरे 100 नंबर, ठीक है, आपके फिनिश हो चुके हैं। तो बच्चों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही क्लास हम आपके लिए लाते रहेंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।